गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आकाश जो हैं बहुत ही ज्यादा सार्केस्टिक हो रहे हैं, बट आकाश हाँ, आज प्याजे कंप्लीट हो जाएगा भाई। आकाश पे बात बाद में करेंगे, काम की बात कर लेते हैं, है ना। चलिए समझते हैं प्याजे की थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं और नोट्स पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये जितने भी लोग दुखी से रहते हैं, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, पूजा घबराहट की कोई बात ही नहीं है ना। जितना कराया जा रहा है उतना कर लोगे अगर, तो कोई भी घबराहट की बात दूर दूर तक भी नहीं है। ये नोट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप लोग बेवजह ही परेशान हो रहे थे, मैंने कल बैठ करके टीम के साथ चेक कराया, देन आई गॉट टू नो कि कोई इशू ही नहीं है यार, है? सारे नोट्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं और कुछ नोट्स मैं मानती हूँ जो आपके क्या कहते हैं, इवन एक्स्ट्रा में ही नोट्स अपलोडेड हैं यार। और कुछ नोट्स मैं मानती हूँ जो आपके पीएनजी वाले पार्ट में अपलोडेड नहीं थे, वो मैं अभी करा के दे रही हूँ आपको, मतलब करा ही दिए हैं। आप चेक कर लेंगे बस जा करके, आपको दिख जाएंगे पीएनजी वाले सेक्शन में, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज छोटी सी, नोट्स के मामले में कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल काम करना है ना। नोट्स आपको दिए हुए हैं खूब एक्स्ट्रा में, जिन प्याजे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने पीएनजी वगैरह पहले से ऐड करके रखी हुई है ताकि समय कम से कम लगे, लिखना कम से कम पड़े, तो समय हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। आपका जो है ये क्लास रहेगी 7:30 बजे तक, तो 1.5 घंटा के आसपास हमारे पास समय हम कर लेंगे, है ना। टू द पॉइंट बातें करेंगे, ठीक है जी। अगर हम देखें यहाँ पे, कोई बात नहीं, इम्तियाज जब रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठेंगी ना चीजें। अगर सिर्फ एक बार सुन करके सारी दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाएं तो फिर तो पढ़ाई में रिवीजन का महत्व खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को। तो हम यहाँ पे समझते हैं पहले तो, देखो एक तो आपको ओएमआर शीट दी हुई है, आपको मॉक टेस्ट जनवरी में ही मिल जाएंगे, मतलब अभी 2-4 दिन बाद ही। ओएमआर शीट आपको नोट्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे और सीडीपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो सीटेट ओएमआर शीट दी हुई है, इसको कर लो डाउनलोड। बिल्कुल सीटेट जैसी ही ओएमआर शीट है ये, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, एक काम आप और कर लीजिए मेरे कहने से, 37 नंबर पे सीडीपी पेडागोजी फ्री नोट्स के नाम से एक सेक्शन है। ये पीडीएफ है कुछ 30-32 पेजेस की, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में भी वर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स। तो क्योंकि ऐसा लग सकता है कई लोगों को कि ये जो पीडीएफ में आपके चैप्टर्स हैं उनमें इंग्लिश ज्यादा है, तो उस केस में ये इवन सभी को पढ़ लेना चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले। सिर्फ एक पीडीएफ आपके सारे दिक्कत खत्म कर देगी। आप लेक्चर्स अटेंड कर ही रहे हैं, आपका रिवीजन सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा काम, एक तो ओएमआर शीट डाउनलोड कर लेनी है और प्रीवियस ईयर लो या मॉक टेस्ट यहीं से मिलेंगे। वैसे हर मॉक टेस्ट के साथ ओएमआर शीट लगा के देंगे हम आपको, तो वो आपको ओएमआर पे जरूर प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी। अभी इस बार जिनके 131 नंबर आए पेपर 2 में, उनके बहुत क्वेश्चंस गलत हुए क्योंकि उन्होंने ओएमआर से प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा के चले गए थे, ठीक है ना। दूसरी बात, आज मैंने आपको ये कुछ 6 सेक्शन में पीडीएफ अपलोड कराई है जिसके अंदर काफी सारी पीएनजी हैं, जैसे एडोलेसेंस की पीएनजी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जेंडर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन सब पे ये आपकी नई पीएनजीज अपलोड हुए हैं 43 नंबर से लेके 49 तक। इनको आप एक बार डाउनलोड करके और रिवाइज कर लेंगे, या जो भी चैप्टर के नोट्स जहां बनाए वहां पे ऐड कर लेंगे, ठीक है ना बात। तो ये नोट्स की समस्या आपकी खत्म है। ये यही जब आप लो मैं दिखा भी देती हूं जिनको समस्या हो रही है, 1 मिनट रुकना, कि ये कैसे जाएंगे आप। जब आप करियर विल में गए, है ना, आप सीटेट में, यहाँ लाइव क्लास का ऑप्शन होता है। एक तो सीटेट 2024 मान लीजिए पेपर 1 या पेपर 2 आपने लिया हुआ है, लाइव क्लास में आप ये देख रहे होंगे क्लास जो चल रही है ना। मैं थोड़ा सा इसको और जूम इन कर देती हूं, ठीक है जी। आप लाइव क्लास में ये क्लास देख रहे होंगे जो चल रही है। 3 ऑप्शन है ना आपके, एक है लाइव क्लास का ऑप्शन जिसमें आप ये क्लास देख रहे हैं, ठीक। दूसरा है आपका नोट्स का, तो इस नोट्स पे क्लिक करके सीडीपी पे जाना है आपको। अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर वगैरह सब दिया हुआ है, सीडीपी के अंदर जाएंगे तो आपको ये नोट्स या पीएनजी नजर आ जाएंगी, ठीक है ना। और डाउनलोड्स में तो आपका जो आपने डाउनलोड किया होगा बाद में देखने के लिए वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेली नोट्स बनाते हैं उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उनको कोई और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पीएनजी जो मैंने लिख के बोर्ड पे देती हूँ वो इसके अंदर है गिवन, तो आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज तो एक्स्ट्रा में ही नोट्स टीम ने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। मुझे लगा था नोट्स की कमी होगी कुछ, क्या आप लोग इतने परेशान हैं। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल किरण पढ़ाई करते हैं। लेक्चर नेम सारे ठीक हो चुके हैं अनूप, सारे लेक्चर नेम ठीक हो चुके हैं। आपकी जो पूरी लिस्ट है, आज अगर आपने एक बार ध्यान दिया होगा तो सारे जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं सबके नेम जो है अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लेके सारा वो मैंने खुद से जो है कराया है, बोल करके टीम को पूरा लिख के दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, तो वो अपडेट हो चुका है। अब आपको मान लो जेंडर पढ़ना है तो जेंडर आप जाएंगे प्रीवियस वीडियोस में से जेंडर निकाल लेंगे। हाँ, वो कोई पुराने नोट्स का मतलब ये नहीं है वो 1700 साल पुराने हैं। अभी जो पिछला बैच निकला है वही नोट्स हैं, वही पीडीएफ्स हम अभी भी पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कुछ सिलेबस चेंज हो गया, अभी 2 महीने पहले तो पेपर हुआ था, ठीक है जी।
तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जीन पियाजे की थियरी को पढ़ते हैं और निपटाते हैं आज के आज ही, और समझ में भी आएगी। डरना नहीं है पियाजे की थियरी से, चीजें काफी सारी हैं मैं मानती हूं, क्योंकि ये थियरी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप टीचर बन नहीं जाएंगे प्रॉपर। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में आप नहीं जा सकते बिना जीन पियाजे को पढ़े। जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम क्या है भाई? इस सिद्धांत का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी लिखूंगी आज कम, क्योंकि समय बचाना है हमें। अगर हम कहें तो जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनकी थियरी का नाम क्या हुआ? पियाजे का वीओडी वाले देख सकते हो सेशंस, बट जब मैं लाइव करा ही रही हूं तो क्या टेंशन है ना। अगर हम बात करें मॉक टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं उसको ध्यान में मत रखो, अभी तो जितनी पढ़ाई कर सकते हो करो। हाँ, बुलंदशहर में स्कूल है ललिता प्रसाद। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पे तो ये पियाजे की पिक्चर है। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे, यानी स्विट्जरलैंड से थे, है ना, अब तो नहीं है, स्विट्जरलैंड से थे। ठीक, जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसमें हमने वो 4 प्रकार पढ़े थे ना, PCSE, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट, उस पे थियरी पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर ने दी हुई है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, हाँ वीओडी आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इस बार समय कम दिया था, पिछली बार समय बहुत था तो मैंने वो बहुत सारे सेशंस लिए थे, 60 के आसपास सेशंस लिए थे। इस बार मैं कंसाइज करके चल रही हूं, चीजें सारी इंपॉर्टेंट हो रही हैं, लेकिन कम क्लासेस में आपको उतनी ही चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना, स्लो नहीं चल रहे हैं इस बार। चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, तो पियाजे क्या कहते हैं? बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, यानी जो बच्चे हैं वो एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करते हैं। उनको एक पेन भी दे दोगे, खोलेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे, एक्टिविटी करेंगे, सोचेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बच्चे एक्टिव बिल्डर्स हैं। यानी पियाजे की बात जहां आ जाए आप बच्चों को पैसिव, इवन वाइगोस्की की बात जहां आ जाए बच्चों को पैसिव नहीं रख सकते। बच्चा निष्क्रिय नहीं है, बच्चा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आप कुछ भर रहे हैं। बच्चा एक्टिवली, सक्रिय रूप से एक्टिविटी करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ध्यान से पढ़िएगा, इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए। आज आप कोशिश करिए कमेंट भी ना करें, समझते जाइएगा, ठीक है ना। और लास्ट में आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। हरित क्या कह रहे हो भाई, क्या समस्या है? अगर हम बात करें, वीओडी देख सकते हो, बट अगर लाइव देख रहे हो तो इनफ है, लाइव में सब कुछ हो रहा है अपडेटेड, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कोई वीओडी तो ये इन्होंने एक्स्ट्रा में डलवा दी, पता नहीं डलवाई भी क्यों है। मैं एक बार टीम को बोल के शायद हटवा भी दूंगी, बट अब डल गई है तो डल गई है। नहीं, दोनों में से कोई एक कर लो आप, अस्मिता। अगर वीओडी कर रहे हो तो वीओडी कर लो, ये कर रहे हो तो ये कर लो, बात बराबर ही है। थोड़ा बहुत अपडेटेड इसमें होंगी चीजें जो इस बार नए क्वेश्चंस आए हुए हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है अगर आप ये नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे तो चिल्ड्रन क्या है? एक्टिव बिल्डर्स हैं। भाई अब बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, आप सेशन समझेंगे चुपचाप से। सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के, बच्चे एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करते हैं। उन्होंने कहा बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं। क्या है? नन्हे वैज्ञानिक हैं। यानी जैसे एक वैज्ञानिक क्यूरियस होता है, जैसे एक वैज्ञानिक क्या होता है? क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, चीजों को, हर चीज को देख के सवाल पूछना, उस पर सोचना, कुछ नया बनाना, ऐसे ही बच्चे भी एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो किसने कहा है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं? पियाजे ने कहा है। एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। तो ये सब बातें पियाजे ने कही हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं पियाजे। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि बच्चे रचना करके सीखें, कंस्ट्रक्शन करें नॉलेज का, है ना। तो रचनावादी हैं, रचनात्मकतावादी हैं, उग्र हैं। लेकिन उग्र का मतलब होता है रेडिकल। रेडिकल का मतलब है वो स्ट्रिक्टली ये कहते हैं बच्चे की एक्टिविटी से बच्चा सीखेगा, जबकि वाइगोस्की कह रहे हैं कि समाज के माध्यम से ज्यादा सीखेगा। इन्होंने कहा एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्राइम है, इसलिए ये रेडिकल है। इनका ध्यान पूरा एक्टिविटी पे है कि एक्टिविटी करके बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अपने संज्ञान का, अपने दिमाग का विकास करेगा, ठीक है ना। तो समझते हैं कुछ और चीजें इनके बारे में। अगर हम बात करते हैं, कुछ 4 फैक्टर्स हैं और 4 स्टेजेस हैं। इन 4 फैक्टर्स को यहां से ना पढ़ के अंत में जाते हैं, और मैंने पिछले साल की भी कुछ पीएनजी हैं जो ऐड की हुई हैं, उसके थ्रू समझते हैं ताकि लिखने में समय व्यर्थ ना हो, समझने में समय लगे, है ना, क्योंकि थियरी बड़ी है। देखिएगा, अगर हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे आसानी से मेरे ख्याल में। अगर हम बात जीन पियाजे की कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी पीडीएफ मिल चुका है अगर आप परेशान हो रहे होंगे, है ना, उसमें ये एडिड है। और अगर हम बात करते हैं यहां जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे के अनुसार अगर हम देखें यहां पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञान जिसमें दिमाग की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना,
यानी शिवानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जितने भी काम दिमाग से होते हैं और बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, इसकी थियरी पियाजे ने दी है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी? अब ये क्योंकि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। संज्ञान की जब हम बात करें तो संज्ञान का दूसरा नाम इस थियरी का मेंटल डेवलपमेंट की थियरी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थियरी हो सकता है, यानी पियाजे के मानसिक विकास का सिद्धांत या फिर पियाजे का बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि हमारी, और संज्ञान का मतलब मेंटल डेवलपमेंट से है। तो इसके 3 नाम हो सकते हैं। वो 3 नाम क्या हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, तीसरा नाम हो सकता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास। ठीक है ना? तो CMI से भी याद रख सकते हो, कॉग्निटिव, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, इन तीनों में से जो भी मिल जाए। तो 4 स्टेजेस जो हैं, 4 क्वालिटेटिव स्टेजेस पियाजे ने दी हैं संज्ञानात्मक विकास की। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को। अगर हम बात करते हैं, इनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट का क्या मतलब है कि ये कहते हैं कि हम अपनी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी होती है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है ये जानना, ज्ञान मीमांसा कहते हैं इसको। तो ज्ञान कैसे बनाया जाता है, तो ये कहते हैं जेनेटिक्स जो है हमारे काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ज्ञान के निर्माण में, यानी ज्ञान के सृजन में। हमारी हेरिडिटी यानी हमारी मैचुरेशन आपको पता है, परिपक्वता जो बायोलॉजिकल होती है, तो ये बायोलॉजी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, परिपक्वता को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, परिपक्वता को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। बिना बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के, यानी यदि हमारे अंदर हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से हमें क्षमताएं नहीं मिली होती कि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे अंदर कुछ क्षमताएं आती जाती हैं, आपका दिमाग विकसित होता जाता है, ये हमें हेरिडिटी से मिला है ना? तो इन्होंने कहा कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बोले तो कि आपकी जो जीन्स हैं, जो आपकी हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, वो हमें मदद करती है ज्ञान का सृजन करने में, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। इसको आप बायोलॉजी कह सकते हो आपकी, या मैचुरेशन कह सकते हो। मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवांशिकता से ही संबंधित है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स या हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल एक शब्द में ये बात याद रखनी है, दैट्स इट। अर्चना कह रही है जेंडर नहीं हुआ। अर्चना कम से कम यार लिस्ट तो उठा के देख लो, अभी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है ना? सब कुछ इवन टॉपिक वाइज भी डलवा दिया। जेंडर आपको मिल जाएगी, इससे तीसरी चौथी क्लास होगी, इससे पहले की। ठीक है ना? करा चुकी हूं जेंडर। देखो एक बार, एज पर पियाजे डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। पियाजे के अनुसार विकास क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी असतत है, अनिरंतर प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। सतत हम जब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई पियाजे जो है वो ये कहते हैं कि विकास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है विकास को। पहली स्टेज सेंसरी मोटर, दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल, तीसरी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथी स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो उन्होंने कहा इस स्टेज में इतने से इतना विकास होगा, आप करिकुलम बच्चे का उसके हिसाब से डेवलप कराइए जितनी उसकी एज हो। तो इन्होंने एज में बांट दिया, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है ना? इसलिए असतत है। बाकी कोई आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपको डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस या सतत मानना है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला मानना है। वाइगॉस्की जीवन पर्यंत मानते हैं, कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, क्योंकि वो एज की बात नहीं करते। बट इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तोड़ दिया है, इन्होंने एज में तोड़ा है, स्टेजेस में तोड़ा है डेवलपमेंट को। इसलिए इस तोड़ने की वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी कह रहे हैं हम, कि यानी असततता होती है विकास की प्रक्रिया में। तो विकास पियाजे के अनुसार डिसकॉन्टिन्यूअस है, बाकी सबके अनुसार हम ये मान के चलते हैं कि ये सतत प्रक्रिया है। बात ठीक है या नहीं है? इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको इतना समझ लेना है कि पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो स्टेजेस में तोड़ करके चलती है। एक स्टेज से दूसरी में इतना होगा, फिर इतना होगा। पियाजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट उस इंसान को कहा जाएगा जो ज्ञान को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने की बात करे। क्या होता है भाई एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करना? कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही आधारित है आपका एनसीएफ, लिखा भी हुआ है यहां पे देखिए। एनसीएफ आधारित है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म पे, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब 2023 भी आ गया है, बट आपको इस लफड़े में पढ़ना नहीं है क्योंकि आपसे जनरली पूछा नहीं जा रहा अगर आप पेपर में देखेंगे तो।
ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हो। तो एनसीएफ भी इसी पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन ये भी आया था, आ सकता है कि एनसीएफ किस पे बेस्ड है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म। इवन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जितनी भी लेटेस्ट पॉलिसीज हैं, वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं, और जब बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेंगे तो रचनावाद की बात जरूर आएगी। ये एक संप्रदाय है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक थियरी है एक तरह से कंस्ट्रक्टिविज्म, जो ये कहती है कि बच्चे को ज्ञान की, अभी बताऊंगी एसपीसीएफ क्या है, अभी रुक जाओ, अभी जितना बता रही हूं उसको समझते तो जाओ, है ना। कहां क्या बताना है ये जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। रचनावाद का दूसरा नाम सृजनात्मकतावाद हो सकता है, यानी बच्चा नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे, यानी रचनावाद में बच्चा सक्रिय रहेगा। ये एक बेसिक बात है। मीनिंग मेकिंग करेगा, रट्टाफिकेशन नहीं करेगा। एक होता है मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम, जिसमें आपके जीवन से कोई अर्थ हो किसी चीज का, मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम। दूसरा होता है रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन। यहां पे रट्टाफिकेशन पे नहीं, अर्थपूर्ण अधिगम यानी रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाया जाता है। जब भी हम बात कंस्ट्रक्टिविज्म की करेंगे, पियाजे की करेंगे, बच्चे को एक्टिव रखा जाएगा, सक्रिय रखा जाएगा, लिखा भी है। पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कैसे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी उग्र रचनावादी, जो टोटली एक्टिविटी को महत्व ज्यादा देते हैं बच्चे की, उसकी इंडिपेंडेंट लर्निंग को महत्व ज्यादा देते हैं। वहीं वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, ये उग्र रचनावादी हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की माने, रचनावाद की माने, तो टीचर की क्या भूमिका है रचनावाद के अनुसार? तो आपको पता होना चाहिए कि टीचर का जो रोल है, रोल ऑफ अ टीचर इज ऑफ अ फैसिलिटेटर, जो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ रहे थे। भाई पियाजे क्योंकि बच्चे के पक्ष में है, तो जितनी बातें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में लागू होती हैं वो पियाजे की थियरी में भी लागू होंगी। तो फैसिलिटेटर बोले तो सुविधादाता, है ना। टीचर का रोल है सुविधादाता का। आप क्लास में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, अवसर देते हैं बच्चे को एक्टिव रहने के, और वो उस एक्टिविटी से, उन अवसरों से ज्ञान का सृजन करता है एक्टिविटी करके, है ना। अवसर प्रदान करने वाले हैं आप, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट यानी समृद्ध वातावरण देते हैं जहां बच्चा फल फूल सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अभिव्यक्त कर सके, रियल लाइफ से जुड़ सके, है ना। कॉन्ड्यूसिव लर्निंग, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट यानी समृद्ध वातावरण जहां बच्चा आगे बढ़ सके, उसके इंटरेस्ट एरिया की चीजें वहां हो और बच्चे को सक्रिय रखा जाए। ये दिमाग में बिठा लीजिए, एक्टिव रखना है बच्चे को, सिंपल बात। फैसिलिटेटर है टीचर, सुविधादाता है, सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएगा, जहां बच्चे को दिक्कत होगी वहां मदद देगा। टीचर एक गार्डनर है, बट ऐसा नहीं कि टीचर होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इतनी सी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ 4 फैक्टर्स हैं पियाजे की थियरी में, फिर वो 4 स्टेजेस आएंगी जिनकी हम बात कर रहे थे ना, एसपीसीएफ, है ना, जो अभी स्टेज मैंने आपको दिखाई थी। एसपीसीएफ बाद में आएंगी, इससे पहले हमें 4 फैक्टर्स समझने हैं। स्टेजेस की बात बाद में करेंगे। इन्होंने कहा कुछ 4 फैक्टर्स हैं, 4 तत्व हैं जिन पे ये पूरी थियरी आधारित है, जिन पे ये पूरी थियरी आधारित है, ठीक है ना। जिन पे ये पूरी थियरी आधारित है वो 4 फैक्टर्स हैं। वो 4 तत्व कौन से हैं भाई? ये 4 तत्व हैं आपके MESE। MESE क्या है? M फॉर मैचुरेशन, ये पहला तत्व है। वो स्टेजेस 4 हैं और तत्व फैक्टर्स भी 4 हैं जिन पे थियरी बनी है। इस थियरी में 4 स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होता है संज्ञान का, यानी मेंटल डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम बात करें, उससे पहले 4 फैक्टर्स हैं, उसके बाद स्टेजेस आती हैं। तो कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता, अब तो सबको पता लग गया, मैं काफी सालों से पढ़ा रही हूं, है ना, कि नहीं तो कई टीचर्स को ही नहीं पता था कि ये 4 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सिर्फ 4 स्टेजेस रट के चले जाते थे पेपर में, और जब मुश्किल पेपर बनता है तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। आया हुआ है, आता है, ऐसा नहीं आया। तो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? MESE, ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने की। M बोले तो मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता, यानी जेनेटिक्स महत्वपूर्ण है पियाजे के अकॉर्डिंग, इसलिए इनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा गया है कि बच्चा जैसे एज के साथ परिपक्व होगा। आप 2 साल के बच्चे को 10वीं का सिलेबस नहीं कराते, उसकी एज के अनुरूप आप चीजें उसको पढ़ाते हैं। इसीलिए जो टाइम के या एज के साथ करिकुलम डेवलप करने की बात हो रही है स्कूल्स में, वो पियाजे से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है कि आप बच्चे की एज के अनुरूप, उसके एज को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ाइए चीजें, उस तरह का सिलेबस डिजाइन कीजिए जो उसकी एज के अनुरूप हो, उसकी एज के अकॉर्डिंग हो। तो मैचुरेशन मतलब हमारे अनफोल्डिंग ऑफ आर जेनेटिक या हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर टाइम, कि आपके दांत निकलते हैं वो मैचुरेशन की वजह से निकल रहे हैं। आप खाना खिला के दांत नहीं निकाल सकते,
आपकी हाइट बढ़ रही है, एज के साथ अपने आप आपके अंदर की जो क्षमताएं वो निकल करके आती हैं। प्यूबर्टी हिट करती है मैचुरेशन की वजह से, है ना। जितनी भी चीजें हो रही हैं एज के साथ, जो अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड हो रहे हैं, आपके अंदर की जो क्षमताएं निकल करके आ रही हैं, क्योंकि आपके, हाँ पूरी कॉपी करते हैं, बिल्कुल सही बात है रुक्मणी, जिनको पता है उनको पता है। और मैं तो इस बात पे भी उनको मतलब अप्रिशिएट कर देती हूँ, ठीक है भाई, अगर हिंदी मीडियम वालों का भला हो रहा है बहुत ज्यादा, कि मतलब अदरवाइज बिल्कुल सही बात है कि मतलब कहा जा सकता है रुक्मणी, जो आप कह भी रहे हैं, नाम मैं नहीं लूंगी बेकार में, क्यों किसी को मैं डिफेम करूं, कि पूरा सिलेबस, पूरे जो भी तरीके हैं, फंडे हैं, वो सब हिंदी मीडियम में कॉपी करके और पढ़ा दिए हैं जनाब ने। बट ठीक है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से सीखता ही है, बट क्रेडिट भी देना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जिन वीडियोज में उन्होंने क्रेडिट दिया है उसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, तो लीव इट। खैर मतलब मैं इसलिए तो काम नहीं कर रही कि कोई टीचर मेरे से सीख करके पढ़ाए और फिर उसके बाद वो क्रेडिट ना दे, तो मैं इस चीज के लिए दुखी हूं या रो, वो मेरा मुद्दा नहीं है। और क्योंकि हिंदी मीडियम के लर्नर्स भारत में ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा ऑडियंस भी कई बार मिल जाती है उस केस में। बट दैट्स ओके यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे लोगों का अगर भला हो रहा है तो वो होना चाहिए, बात खत्म, है ना। मुझे इनफ चीजें मिली हैं लाइफ में, आप लोगों को भी पता है, और वो अंतर पता लगता है पढ़ाने में, है ना। सीसीएस बताया था वो अलग कहानी है भाई, वो स्टेज के अंदर आएगा जयश्री, अभी पढ़ो तो सही पूरी बात, पूरी थियरी पढ़ो, ठीक है ना। बिल्कुल रुक्मिणी, चलिए खैर, चलिए समझते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, इवन कोई एक ही नहीं है, बहुत सारे चैनल्स हैं। हाँ ठीक बात है। हाँ स्वर्णा बिल्कुल, सबको पता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, बट ये मेरा नेचर नहीं है फालतू में, मतलब कोई प्याजे पे मेरा अधिकार थोड़ी है, ठीक है, ये मेरे तरीके हैं, मेरे फंडे हैं, मैंने निकाले हैं पढ़ाने के, बट ऐसा थोड़ी है कि प्याजे आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। हाँ मैं खुश ही हूँ कंचन, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, मतलब अगर मैंने अपने कहीं टीचर से कुछ सीखा है तो मैं उस चीज को क्रेडिट भी देती हूँ। बिल्कुल सुजीत, चलिए आ जाएं अब। बहुत बढ़िया राकेश, पर्सनैलिटी कॉपी नहीं हो सकती, वो भी कोशिश की जाती है खैर कई बार। चलिए आते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि आगे बढ़नी चाहिए। चलिए पढ़ लें अब, बहुत मजा आता है आपको भी इस तरह की चीजों में, हाँ देखिएगा एक बार। नहीं, आई स्टिल अप्रिशिएट पीपल, अगर लोगों का कुछ बेहतर हो पा रहा है, ठीक है, वो भी 4 पैसे कमा रहे हैं, बट तो उससे कोई बुराई नहीं है, मतलब ठीक है, लीव इट। थैंक यू आशीष। चलो अब बात नहीं करेंगे, वापस से आते हैं, प्याजी की थ्योरी बहुत लंबी है भाई अभी, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। अरे दुख तो ये यार, कई टीचर्स करें करें, कम से कम बुरा तो ना कहें, कॉपी भी करेंगे और बुरा भी कहेंगे, क्योंकि उनको लगता है यार एज में छोटी है, ठीक है कुछ भी कह दो। देखो एक बार, तो मैचुरेशन यानी परिपक्वता, परिपक्वता होती है जो हमारे अंदर जेनेटिक्स की वजह से जो अनफोल्ड हो रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए हम एज के अनुसार सिलेबस बनाते हैं। ऐसा नहीं है 16 साल के बच्चे को जो पढ़ाया जाना चाहिए वो हम नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए सिलेबस में रख दें, है ना। एज के अकॉर्डिंग के किस स्टेज में कितना दिमाग डेवलप हुआ होगा, उस हिसाब से करिकुलम यानी आपकी पाठ्यचर्या, सिलेबस, सारी एक्टिविटीज स्कूल में कराई जाती है, ठीक है ना। क्लियर है बात। चलिए अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, ME मैचुरेशन की परिपक्वता की हमने बात कर ली, E फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव। अब ये अनुभव क्या है, अनुभव देखिए जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ था मैचुरेशन, इतना हमें पता है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब इसको आप अनुभव कह लीजिए, एक्सपीरियंस कह लीजिए, आप इसको एक्टिविटी कह लीजिए, यानी सक्रिय होना, बात बराबर ही है कि बच्चा दुनिया में अनुभव करके, एक्टिविटी करके, कुछ भी एक्टिव होकर के सीखता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कोमल, हमने ट्रेंड सेट किया है और लोग फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ होता है अतुल। चलिए तो अगर हम देखें यहां पे, तो मैचुरेशन बोले तो परिपक्वता, और ये हमारा जेनेटिक्स से आती है। एक्सपीरियंस का मतलब एक्टिविटी है, जब बच्चा एक्टिविटी करता है, अनुभव लेता है अलग अलग तरह के, तो वो सीखता है, ठीक है, क्लियर बात है। सोशल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, सामाजिक
अनुभव की अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं है इन्होंने ये कह दिया कि बिल्कुल सोशल एक्सपीरियंस को इन्होंने थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी है समाज के में जो होने वाली एक्टिविटीज है, बट महत्व दिया है। इन्होंने कहा जो बच्चा सोसाइटी में भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी ठीक है ना, वो कुछ तो सीख ही रहा है, वो अपने अनुभव से सीख रहा है, ठीक है ना। फिर आता है ई, जिसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संतुलन। यानी संतुलन क्या है, जो हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग के अंदर है, और जो दुनिया में है, दोनों बैलेंस में होने चाहिए। यानी अगर जो चीज हमें दुनिया में देख रहे हैं और हमें समझ भी आ गई तो हमारे दिमाग में एक बैलेंस होता है, और हमने दुनिया में देखी और समझ ही नहीं आई तो एक डिसबैलेंस की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। MESE, मैच्योरेशन को हेरिडिटी लिख सकता है पेपर में, जेनेटिक्स लिख सकता है, ये नाम बदला जा सकता है। एक्सपीरियंस को एक्टिविटी कहा जा सकता है, सोशल एक्सपीरियंस को सोशल इंटरेक्शन कह सकता है, इक्विलिब्रेशन को तो इक्विलिब्रेशन ही कहेगा। अब ये जो हमने 4th पॉइंट पढ़ा है इक्विलिब्रेशन का यानी संतुलन का, ये क्या है, इसको डिटेल में समझना जरूरी है। बाकी चीजें तो हम समझ ही चुके हैं, अब ये इक्विलिब्रेशन बोले तो संतुलन। अब संतुलन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब तो संतुलन की यदि हम बात करें, इक्विलिब्रेशन, इसके अंदर 2 प्रक्रियाएं आती हैं। एक है अडेप्टेशन की प्रक्रिया और दूसरी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो संगठन, है ना, ऑर्गेनाइज करना चीजों को। जैसे आप अपनी अलमारी में कपड़े लगाते हैं, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ही है। अगर आप एक शेल्फ में चीजें रख रहे हैं, आप एक ट्रॉली बैग लेकर के जा रहे हैं ट्रिप के लिए, आपने एक बैग मंगाया, उसमें आप शर्ट्स एक तरफ रख रहे हैं, पैंट्स एक तरफ रख रहे हैं, सर्दियों के कपड़े एक तरफ रख रहे हैं, सॉक्स एक तरफ रख रहे हैं, इसका मतलब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऐसे ही आप जी प्रिंस, ऐसे ही आप दिमाग में ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे ही आप दिमाग में चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, दिमाग में आप ऐसे ही चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, आप चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं ब्रेन में अपने, ठीक है। तो आपने पियाजे के बारे में एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ होगा, किसी और चीज के बारे में एक कॉन्सेप्ट होगा, खाने के बारे में एक कॉन्सेप्ट होगा, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डालना ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आप कैटेगराइजेशन भी कह सकते हैं कि आपने अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया, इंफॉर्मेशन को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। अगर कपड़े फैले हुए हों पूरी अलमारी में, आप ढूंढ ही ना पाए, किताबें फैली हुई हों, तो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं हम उस चीज को। लेकिन जैसे ही आप सेट कर देते हैं कि भाई ये पढ़ाई की किताबें एक तरफ, नॉवेल्स एक तरफ, ये एक तरफ, है ना, शर्ट्स एक तरफ, पैंट्स एक तरफ, उस ट्रॉली बैग में मान लीजिए या अलमारी में अपनी, तो आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। ऐसे ही ब्रेन में स्टफ ऑर्गेनाइज होता है। तो इक्विलिब्रेशन का एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम संगठित कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्लियर है बात। अभी आएंगे वापस। दूसरी एक चीज है अडेप्टेशन, यानी अडेप्टेशन का मतलब है अनुकूलन। अडेप्टेशन का मतलब है अनुकूलन। देखिए, इक्विलिब्रेशन का मतलब ही है, इक्वालिटी से याद रखना, संतुलन। संतुलन का मतलब है बराबर, यानी बैलेंस की स्थिति, है ना। ये पेपर में पूछ लिया जाता है, इस बार भी आई थिंक पूछा था, बैलेंस की स्थिति यानी संतुलन बनाना ब्रेन में, वो इक्विलिब्रेशन है। इससे पहले हमें एक और चीज समझनी होगी जिसको हम स्कीमा कहते हैं, है ना, स्कीमा कहते हैं जिसको हम, उसको भी हम यहां समझेंगे। अगर हम बात करते हैं स्कीमा की, अगर हम बात करते हैं स्कीमा की, तो स्कीमा क्या है भाई, स्कीमा है मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम ये कहेंगे मेंटल स्ट्रक्चर्स, मेंटल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हो, यानी मानसिक संरचना। यानी आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, मानसिक संरचना, या हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का एक संगठित समूह बनाया हुआ है दिमाग में, जिसको हम स्कीमा कह रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज, या फिर हम कहेंगे इसको एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी जो भी आपका वर्तमान ज्ञान है, या प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, जितना भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन सेटल्ड है, वो सब स्कीमा ही तो है। अगर आप मुझे देख के कह रहे हैं अरे ये तो, इनको तो हमने कहीं देखा है, फोटो देखा है इनका, अरे ये तो हिमांशी मैम है, कई लोग कह देते हैं, वैसे अपने आप को मैम कहना बहुत सुंदर नहीं लगता मुझे अपने आप से ही, अपने ही मुंह से, है ना, कि ये तो हिमांशी सिंह है जी, है ना, सीडी में पढ़ाती हैं। आपके दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है। कोई आप नई पिक्चर देखी, कोई नया एक्टर आया किसी मूवी में, नई एक्ट्रेस आई, आप सोचते हैं यार ये कौन है, तो किसी को पता होगा तो वो बताएगा अरे ये फलाने एक्टर या एक्ट्रेस की बेटी है या बेटा है, या ये एक्टर है यहां से आया। तो आप अपने स्कीमा में उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं आप अपने स्कीमा में,
ठीक है, स्कीमा को स्कीमा ही कहते हैं हिंदी में। तो आपके ब्रेन में मानसिक संरचनाएं बनी होती हैं कि ये पढ़ाई के बारे में, ये किसी खेलकूद के बारे में, ये दोस्तों के बारे में, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी आप बना के रखते हैं। जैसे सीटेट की अगर मैं बात करूं तो एक स्कीमा होगा सीटेट का आपके दिमाग में, उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट, सीडीपी में ये है, फिर उसके अंदर ये है। तो आपने क्या किया हुआ है, ब्रेन में मेंटल स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, एक पूर्व ज्ञान अर्जित किया है, उसी में आप चीजें ऐड करते जाते हैं और उसी में आप चीजें कई बार जरूरत पड़ने में चेंज भी करते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो स्कीमा में आप चीजें ऐड भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। तो ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, मेंटल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप चीजें ऐड करते हैं। एक तरह से आपके ब्रेन की हार्ड डिस्क है, जैसे कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, फोन की स्टोरेज होती है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में स्टोर करते हैं जब चीजों को, तो वो स्कीमा कहलाता है। आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। अब ये दो प्रक्रियाओं से अपडेट होता है अगर मैं देखूं तो। एक प्रक्रिया है अडेप्टेशन, जिसके अंदर मतलब ये स्कीमा अपडेट होगा, स्कीमा को बैलेंस में रखने के लिए इक्विलिब्रेशन का इस्तेमाल होगा। इक्विलिब्रेशन क्या है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन की उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कैटेगरी में, ताकि चीजें भूले ना, एक दूसरे से चीजें रिलेट करके पढ़ते हैं, है ना, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, जो दूसरी प्रक्रिया है, बस ऑर्गेनाइजेशन को इतना ही समझना है। अडेप्टेशन जो दूसरी प्रक्रिया है, इसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। इससे भी आपका स्कीमा अपडेट होता है ना। अडेप्टेशन की प्रक्रिया से स्कीमा अपडेट होता है। इस अडेप्टेशन में दो प्रक्रियाएं आती हैं जिनके बारे में आपने खूब सुना होगा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी आत्मसातीकरण और समायोजन। ठीक है ना। तो ऐड करते हैं या तो हम चीजें, या फिर हम चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जो आते किसके अंदर है, अडेप्टेशन की प्रक्रिया के अंदर। तो पूछ लेता है कि स्कीमा को अपडेट करने के लिए अडेप्टेशन की प्रक्रिया में क्या क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अब ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन किसके अंदर आ रहे हैं, अडेप्टेशन के अंदर आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पे ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये दूसरा पार्ट है इक्विलिब्रेशन का। ये दोनों पार्ट हैं किसकी, बैलेंस बनाने के। दिमाग बैलेंस कैसे बनाएगा, मेरे दिमाग में ये पेन है, बाहर मैंने एक पेन देखा, मैंने मान लिया हाँ भाई ये तो पेन है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने, बहुत आसान सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने कटरीना कैफ को देखा, अपने ब्रेन में ऐड किया, एसिमुलेट किया कि हाँ ये कटरीना कैफ है, एक्टर है, एक एक्ट्रेस है सॉरी, और ऐसी दिखती हैं, और आपने दिमाग में ऐड कर लिया, इस मूवी में आई थी। आपने कुछ दिन बाद जरीन खान करके जो है एक और महिला आई थी जो कटरीना कैफ जैसी दिखती हैं थोड़ी थोड़ी, है ना। युवराज मूवी आई थी एक सलमान खान की, बहुत पहले, छोटी थी मैं तब। तो आपने देखा यार ये कटरीना कैफ है या कुछ और है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हुई, फिर आपने जाना, पता किया, आपको पता लगा ये कोई और एक्ट्रेस है जो कटरीना कैफ की जैसी दिखती है ना। तो आपने क्या किया, दिमाग में जो एसिमुलेटेड था, अब आपने एकोमोडेट किया इंफॉर्मेशन को और एक नया स्कीमा बनाया, चेंज किया, मॉडिफाई किया पुराने स्कीमा को, कि अच्छा ये जरीन खान है, थोड़ी सी दिखती है उनके जैसी लेकिन है नहीं, तो आपने अपने स्कीमा में चेंज किया और एक नया स्कीमा बनाया जरीन खान का। बात सही है नहीं है। तो ऐसे हम अपने स्कीमा को अपडेट करते जाते हैं, जहां कंफ्यूजन होती है वहां चेंज करते हैं या कुछ नया ऐड करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात। चलिए बहुत बढ़िया मनीषा, अभी तबियत बेटर है यार। ठीक, अभी इसको और समझेंगे, डोंट वरी। तो इक्विलिब्रेशन क्या है, बैलेंस क्रिएट करने की प्रक्रिया। अगर जो आपके दिमाग में एडेड है, फीडेड है, जो आपके ब्रेन में आपकी स्टोरेज में ऐड है, स्कीमा में ऐड है, अगर वही चीज आप बाहर देखते हैं दुनिया में, आप कहते हैं ओके है बात, है ना, आप बैलेंस में हैं। लेकिन आपने देखा कुछ, जरीन खान को देखा, समझ नहीं आया ये कौन है, आप इम्बैलेंस में चले गए। अब आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वीर मूवी नॉट युवराज, अच्छा ओके भाई, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। स्कीमा आपकी ब्रेन की स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, क्लियर है ना बात। डेथ हो गई, अच्छा चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अभी कैट एंड डॉग का भी एग्जांपल दूंगी, काहे टेंशन लेते हो, वो तो जीवन पर्यंत से चले आ रहे एग्जांपल्स हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें स्कीमा की, स्कीमा को एक सेकंड में और समझेंगे। स्कीमा क्या है, सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाओं का एक समूह है ना। स्टोरेज भी तो समूह ही होता है ना सूचनाओं का। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके ब्रेन में सूचना के पैकेट्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये प्याज के बारे में, ये वाइकोस्की के बारे में, ये रिश्तों के बारे में, ये इसके बारे में। जो आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं होती उसके बारे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर बात है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्कीमा की तो इसको और इस तरह से भी समझ सकते हैं। ऑर्गेनाइज, देखो ये सिंपल पूछ लेता है, सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स इज नोन एज, यानी मानसिक संरचनाओं के समूह को क्या कहेंगे, स्कीमा। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कीमा। और क्या पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संगठित संरचना को स्कीमा कहते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको अपडेट करते हैं, या तो कुछ नया ऐड करेंगे या फिर मॉडिफाई करके चेंज कर लेंगे स्कीमा को,
है ना, या तो ऐड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे या नया स्कीमा बनाएंगे। देखिएगा, अब ये अपडेट करने की अगर हम बात करें, ये प्याजे के बारे में कुछ नेगेटिव बातें हैं जो प्याजे से आपको नहीं जोड़नी है, ये मैं एंड में बता दूंगी आपको, लास्ट जब ये सेशन खत्म होने वाला होगा, या फिर अभी भी समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। अगर मैं प्याजे की बात करूं तो प्याजे से रिलेटेड कुछ नेगेटिव वर्ड्स, यानी प्याजे जिन चीजों को कभी यूज नहीं करेंगे, जब आपको पेपर में दिखे कि ये वर्ड प्याजे से जोड़े गए, समझ जाइए प्याजे ये बात कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। प्याजे के, हाँ, अगर हम बात करें रिवॉर्ड की, तो प्याजे रिवॉर्ड की यानी पुरस्कार की बात नहीं करते, क्योंकि प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और रचनावादी लोग पुरस्कार की बात ना करके बच्चे को एक्टिविटी, मीनिंगफुल लर्निंग, इन सब की बात करते हैं, रियल लाइफ से जोड़ना ज्ञान को, है ना। रिवॉर्ड क्या है, जब तक रिवॉर्ड मिल रहा है तब तक व्यक्ति काम करेगा, जिस दिन नहीं मिलेगा नहीं करेगा, तो बच्चे को लालची बनाता है रिवॉर्ड, है ना। लॉन्ग रन में थोड़ा बहुत कभी आप यूज कर रहे हैं बीच में, लेकिन प्याजे और वाइगॉस्की या रचनावादी जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्रूनर हो, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग, वो रिवॉर्ड को महत्व नहीं देंगे। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो दंड क्या है भाई, पनिशमेंट यानी दंड। अगर दंड की हम बात करें तो दंड भी देने की बात प्याजे कभी नहीं कहेंगे, ना रिवॉर्ड की बात कहेंगे, ना रीइंफोर्समेंट की बात कहेंगे, है ना, पुनर्बलन की बात भी नहीं कहेंगे, शाबाश, वेरी गुड। ड्रिल एंड रेपिटेशन की बात कभी नहीं कहेंगे, यानी बार बार पुनरावृत्ति कराओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 बार लिखवाओ किसी चीज को, मेमोराइज कराओ, ये बात प्याजे कभी नहीं कहेंगे। तो ये वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइए प्याजे के साथ नहीं जा रही ये बात। मेमोराइजिंग यानी स्मृति कराना, बार बार चीजों को याद लगवाना, रट्टे लगवाना नहीं, ये तो ज्ञान का सृजन कराते हैं बच्चों को एक्टिव रख करके। बच्चा पैसिव कभी नहीं हो सकता, प्याजे के अकॉर्डिंग निष्क्रिय नहीं हो सकता। रोट लर्निंग, यानी रोट लर्निंग का क्या मतलब होता है, रटंत विद्या, रट के नहीं सीखेगा, रटकर सिखाने पे बल प्याजे और वाइगॉस्की नहीं देंगे। अभी हम प्याजे पढ़ रहे हैं तो सिर्फ प्याजे पे स्टिक करेंगे। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? यानी ये सारे वर्ड अगर दिख रहे हैं तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर प्याजे कभी इनके बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक पेपर में नॉट नहीं लिखा है तब तक ये प्याजे के बारे में सही नहीं हो सकते। प्याजे किन चीजों की बात नहीं करते या किन पे बल नहीं देते, तो रिवॉर्ड पे, पनिशमेंट पे, ड्रिल एंड रिपीटिशन पे, ड्रिल होता है बार बार रिपीट करना किसी चीज को, मेमोराइजिंग पे यानी रटने पे, रोट लर्निंग पे याद रखने पे चीजों को, पैसिव यानी निष्क्रिय है बच्चा जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन भर रहा है ना। एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग, तो प्याजे मीनिंगफुल लर्निंग पे ध्यान देंगे, बच्चे को एक्टिव रखने पे ध्यान देंगे, है ना। ये रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करेंगे, रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर करते हैं एग्जैक्टली। अगर हम बात करें रोहित, तो अब हम बढ़ जाएंगे आगे और वापस से आएंगे अपनी उस बात पे जो हम स्कीमा वाली बात पढ़ रहे थे। इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को करते हैं, है ना। अभी हमने ये देखा, फिर से देख लो, ये इक्विलिब्रेशन मतलब दिमाग में बैलेंस बनाना, कि जो आपके दिमाग में एडिड है इंफॉर्मेशन और जो दुनिया में आप देख रहे हैं, आपके दिमाग में एडिड है, इसको पेन कहते हैं, और आपने बाहर पेन देखा, आपने कहा पेन है, बैलेंस में है आपका दिमाग, इसको इक्विलिब्रेशन कहेंगे, है ना। और ये बैलेंस में कैसे आता है, एडेप्टेशन की प्रक्रिया से। ये जो स्कीमा है आपका अपडेट होता है एडेप्टेशन की प्रक्रिया से, जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है। ऑर्गेनाइजेशन हम समझ चुके हैं, अब ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन हमें समझना है, यानी टोटल अडेप्टेशन हमें समझना है। इससे क्वेश्चंस आते भी हैं, फटाफट से समझेंगे। ये 1-2 बार सेशन देखना पड़ेगा, ये मत सोचिएगा एक ही बार में सब सेट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें। ये 4 स्टेजेस हैं, डेवलपमेंट, डिसकंटिन्यूअस है, ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, आ जाते हैं वापस, समझते हैं कहानी क्या है। ये हम 4 फैक्टर्स कर चुके हैं। MESE मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, जिसको हेरिडिटी भी कहा जा सकता है। मैं एक बार और लिख देती हूं ताकि चीजें दिमाग में टिके, मुझे लग रहा है 2 दिन लग जाएंगे प्याजे समझने में। मैचुरेशन यानी परिपक्वता, और परिपक्वता की अगर हम बात कर रहे हैं, परिपक्वता जिसको हेरिडिटी भी पेपर में लिखा जा सकता है, तो यस, हेरिडिटी या जेनेटिक्स को महत्व प्याजे देते हैं। ये एक बेसिक बात है जो हमें पता होनी ही चाहिए। एक्सपीरियंस यानी एक्टिविटी करके सीखना, एक्सपीरियंस देना बच्चे को, उसको एक्टिविटी कराना, यानी अनुभव या सक्रिय होकर के सीखना, इस पे भी प्याजे, ये दूसरा फैक्टर है। सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव। इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस बनना, दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस में है, कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं है। अगर देखिए, अगर बैलेंस में है तो इक्विलिब्रियम, और अगर डिसबैलेंस है यानी कुछ दिक्कत है, चीजें बैलेंस में नहीं है। देखिए, बैलेंस में है जब दिमाग में जो है और दुनिया में जो है, यानी अडेप्टेशन ओके है, स्कीमा में बैलेंस है, तो ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है, संतुलन कहते हैं इसको। इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, के दिमाग में संतुलन है, जो इंफॉर्मेशन दिमाग में है और जो दुनिया में दिख रही है वो दोनों बैलेंस में है, इक्वल है, बात खत्म। ठीक, लेकिन अगर ये बैलेंस में नहीं है, नॉट बैलेंस्ड या डिसबैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड या डिसबैलेंस्ड, के दिमाग में बैलेंस नहीं बना हुआ इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो भाई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्या होगा, इसका उल्टा होगा, डिसइक्विलिब्रियम, यानी कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। तो हमको इक्विलिब्रियम बनाना होता है।
असंतुलन की तरफ नहीं, संतुलन की तरफ जाना है। ठीक है ना। कब होता है असंतुलन, अभी मैं एक डायग्राम से आपको समझा देती हूं। क्लियर है? इस बार 3 क्वेश्चन प्याजे से आए हुए हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आकांक्षा। कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाना, संघर्ष से स्पष्टता की ओर जाना, क्या है? इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना। क्लियर है जी बात। चलिए अगर हम समझें, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्याजे, अगर हम देखें यहां पे तो हम ये कहेंगे हमने स्कीमा को समझा कि मेंटल स्ट्रक्चर है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको हम स्कीमा कह रहे हैं। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है जब आप ब्रेन में चीजों को ऐड कर रहे हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसमें समझ लेते हैं। ठीक है ना। अगर हम देखें यहां पर, अभी समझेंगे ये पूरा चार्ट बना हुआ है कैसे एसिमिलेशन से एकोमोडेशन, और हम इसी प्रक्रिया में घूमते रहते हैं और हमारा स्कीमा अपडेट होता रहता है, यानी हमारी अडेप्टेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। इससे पहले हम अलग से एक बार एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन आपकी कम से कम बचे, नहीं तो इसी में कंफ्यूजन बची रहती है। एसिमिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एसिमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना। आत्मसात क्या कहते हैं? बसा लेना, मन में किसी चीज को ऐड कर लेना। आत्मसात करना, दिमाग में भर लेना किसी चीज को, यानी जब लिखा हो ऐड कर रहे हैं आप कुछ, यानी आपने ब्रेन में अपने स्कीमा में कुछ ऐड किया, अपने स्कीमा में फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, यानी नई इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में फिट करना, न्यू इंफॉर्मेशन इनटू योर स्कीमा। शॉर्ट में लिख दे रही हूं, है ना। यानी अपने स्कीमा में आपने कोई नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया, जैसे आपने एक नया नंबर ऐड कर लिया अपने फोन में, फोन की डिक्शनरी में। अगर हम बात कर रहे हैं ऐड कर लिया, फिट कर लिया नई इंफॉर्मेशन को, ये सब कहां आ जाएगा? आपका सिंपल एसिमिलेशन। जब आपको बताया गया, आपने अपने ब्रेन में आपको बताया गया कि कैट कैसी दिखती है, उसके 4 पैर होते हैं, है ना, एक पूंछ होती है ना, म्याऊं करती है। तो ये क्या हुआ? आपने कहा कैट का स्कीमा जी ऐड कर लिया, कैट के स्कीमा को ऐड कर लिया, कैट एसिमिलेट कर लिया, कैट के स्कीमा को अपने, कैट को एसिमिलेट कर लिया, ऐड कर लिया अपने ब्रेन में। ठीक है, आपने कैट देखी, आपने ऐड कर लिया, कुछ जोड़ लिया अपने स्कीमा में। लेकिन अगली बार क्या हुआ? अगली बार आएंगे, एकोमोडेशन इसका जस्ट दूसरा भाई। इन दोनों से ही तो मिलकर के अडेप्टेशन की प्रक्रिया होगी, अनुकूलन होगा कि हम नई इंफॉर्मेशन या नई सिचुएशन में अडेप्ट कर पाएंगे। समायोजन, समायोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो अब बच्चे ने अगली बार देखा क्या? समायोजन में आ जाता है, अगली बार बच्चे ने देखा डॉग, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये डॉग है ना। उसने डॉग देखा और इस डॉग को देख के कैट कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसको लगा कि यार 4 पैर इसके भी हैं और एक पूंछ इसकी भी है, और बोल के उसने दिखाया नहीं था, तो उसने कहा कैट डॉग है, डॉग को उसने कैट कह दिया। लेकिन जैसे ही उसने भौं भौं करना शुरू किया, वो हो गया कंफ्यूज, है ना, कंफ्यूज हो गया वो। कैसे? अब इसका मतलब अब तक जब तक उसने कैट को देखा था, जब उसने डॉग को देख के कैट कहा था, तो वो इक्विलिब्रियम में था, बैलेंस में था उसका दिमाग कि हाँ यार मेरे को पता है कैट होती है, एसिमुलेट किया हुआ है, और कैट देखा इसको, मैंने मान लिया कैट है। अब जब उसने भौं भौं किया तो डिसबैलेंस हो गया, है ना, डिसबैलेंस हो गया, यानी डिस इक्विलिब्रियम बन गया जब उसने भौं भौं किया कि यार कैट तो ऐसी भौं भौं नहीं करती थी, मैंने जो कैट देखी थी, और किसी ने कहा या फिर उससे आके कि ये कैट नहीं है, ये तो डॉग है। अब वो कंफ्यूजन में है, अब वो अपने स्कीमा को अपडेट करेगा, चेंज करेगा पुराने स्कीमा को। हालांकि चेंज दोनों ही सिचुएशन में होता है, बट हम आसानी से समझने के लिए चेंज लिख लेते हैं, या फिर हम कहते हैं मॉडिफाई करेगा अपने स्कीमा को, उसमें परिवर्तन करेगा पुराने स्कीमा में, या फिर नया स्कीमा ही बनाएगा अलग से, या फिर न्यू स्कीमा क्रिएट करेगा। जो डॉग का स्कीमा मान लो उसके पास नहीं है, तो वो डॉग का स्कीमा अलग से बनाएगा। और अगर कैट की अगर हम बात करें, कोई नई तरह की कैट देख लेगा, तो अगर वो कैट के स्कीमा में ऐड होगी तो उसको ऐड कर लेगा। ठीक है रूना कुमारी, अगर हम बात करें यहां पे, तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को, इसका एक एग्जांपल ये भी हो जाता है, बच्चे को पता था कि बर्ड है, चिड़िया उड़ रही है आसमान में, और उसने किसी दिन एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा या एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा, तो उसने देखा कि उसने उसको बर्ड कह दिया। अब किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो हेलीकॉप्टर है। अब उसका दिमाग डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, इम्बैलेंस हो गई चीजें, डिसबैलेंस हो गई, असंतुलन हो गया कि जो दिमाग में था और जो बाहर देखा वो मैच ही नहीं हुआ, है ना, कि ये तो हेलीकॉप्टर नहीं है। तो अगर हम देखें, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? अपने बर्ड के स्कीमा को चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करेगा कि भाई हेलीकॉप्टर भी एक चीज होती है जिसमें जो मोटर से चलती है वो बर्ड नहीं है,
वो डिफरेंशिएट कर लिया, बर्ड का स्कीमा अलग कर लिया और हेलीकॉप्टर का एक नया स्कीमा बनाया या पुराने स्कीमा को चेंज किया कि बर्ड में और हेलीकॉप्टर में ये अंतर होता है, तो पुराना स्कीमा मॉडिफाई किया और हेलीकॉप्टर का एक नया स्कीमा बनाया, यानी एकोमोडेट किया, उसने समायोजन किया, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन के साथ तालमेल में नहीं थी, है ना। बिल्कुल प्रभात। देखो कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे होते हैं प्रभात जो पियाजे के ओरिजिनल एग्जांपल हैं, ना तो वो मैंने बनाए हैं लेकिन वो कुछ ही हैं, वो एग्जांपल सब दें समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम खुद ही बनाते हैं। हाँ, जैसे कटरीना कैफ और जरीन खान की जो कहानी थी वो यहां मैच हो जाएगी कि आपके दिमाग में कटरीना कैफ का एक स्कीमा था, यानी आपने एसिमुलेट किया हुआ था, आपके ब्रेन में एक स्कीमा था ऑलरेडी, आपने देखा जरीन खान को, आप हुए कंफ्यूज और बैलेंस में नहीं रहे, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब आपको किसी ने बताया कि भाई ये जरीन खान है, तो आपने चेंज किया पुराने स्कीमा को कि ये अच्छा उनकी नाक अलग है, उनकी आंखें इस तरह की हैं, उनका फेस थोड़ा सा अंतर है, तो आपने कटरीना कैफ वाले स्कीमा को भी अपडेट किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया और एक नया स्कीमा बनाया, एकोमोडेट किया उस चीज को कि ये जरीन खान है। तो आपने एकोमोडेट करने की जरूरत पड़ी आपको, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन काम नहीं आ रही, या तो पुराने में चेंज मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, उसको एक नया स्कीमा बनाना पड़ेगा, या तो चेंज करना पड़ेगा, फिट करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, चेंज करना पड़े। फिट करना तो खैर उसमें चला जाता है सिमुलेशन में, तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है जी रीटा, चलिए खैर, तो अगर हम देखें यहां पे ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, इस चार्ट के थ्रू देखते हैं। अगर हम यहां देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है एसिमुलेशन और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एकोमोडेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रेशन वाले चार्ट से कि जो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन है, एसिमुलेशन मतलब कुछ ऐड करना यानी आत्मसात करना, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन जो है समायोजन, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों आते हैं अडेप्टेशन की प्रक्रिया के अंदर। यानी जैसे हमारा ब्रेन अडेप्ट करने की प्रक्रिया अपनाता है उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्ट का मतलब है इन दोनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अनुकूलन कर रहे हैं, यानी अपने दिमाग में नई चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं। समय के साथ होता है ना, हमें अडेप्ट करनी होती है, नई नई चीजें सीखनी होती है, टेक्नोलॉजी को समझना होता है। तो ऐसे बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, बट हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम एग्जाम्पल ही लेते रहें कल तक, है ना। अडेप्टेशन के अगर हम बात करें, अडेप्टेशन की क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी कराऊंगी, डोंट वरी। कोई कह रहा है एक्ट्रेस इज नॉट सुटेबल एग्जाम्पल, हाउ डज इट मैटर अरुण। सबको देखो, एक्टर या मूवीज का एग्जाम्पल देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेजोरिटी लोग देखते हैं, है ना, यहां पे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए, है ना। नहीं तो एग्जाम्पल्स तो सैकड़ों हैं, हर तरह के एग्जाम्पल हैं, आप मेरे को जिस फील्ड से कहेंगे मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर दूंगी, है ना। तो मेन मुद्दा यह है अरुण कि चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं अंपू। तो अगर हम बात करें, यहां पे इतने सारे एग्जाम्पल लिए, सिर्फ आपको एक्टर एक्ट्रेस ही याद रहे हैं। तो अगर हम बात करें एसिमुलेशन की, तो यानी आप कुछ नया फिट कर रहे हैं अपने ब्रेन में, कुछ ऐड कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। अगर आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, पुराने में कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है ना, कुछ चेंज करना पड़ रहा है, तो वो एकोमोडेशन है। हालांकि चेंज दोनों ही स्थिति में होता है, चाहे आप कुछ नया ऐड करें चाहे पुराने को चेंज करें, आपके स्कीमा में तो चेंज हो गया। अडेप्टेशन यानी आप एक बैलेंस बना रहे हैं, अनुकूलन क्रिएट कर रहे हैं अपने स्कीमा में। क्लियर है बात। तो ये है कहानी, अडेप्टेशन के अंदर ही ये दोनों आते हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। ठीक, अगर हम देखें एसिमुलेशन की, जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा हमारे पास एक नई कलर की कैट देखी और हमने उसको ऐड किया हुआ है, ये है एसिमुलेशन। ठीक, इक्विलिब्रेशन क्या है, आपके दिमाग में कैट ऐड की हुई थी, आपने व्हाइट कैट थी, आपने ब्लैक कैट देखी, आपने उसको ऐड कर लिया, हाँ यार ये ब्लैक कैट भी होती है, यानी आप बैलेंस में हैं। जो आपके दिमाग में था कैट के बारे में और जो आपने दुनिया में देखा, आपने बैलेंस में है, ये दोनों चीजें इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन में है। या आपने कैट का आपको पता था, आपने ब्लैक कैट देख के उसको भी ऐड कर लिया कि हाँ ब्लैक कैट भी होती है। एक नई सिचुएशन आई जब आपने डॉग देखा और डॉग को आपने गलती से कैट कह दिया। अब जब डॉग को गलती से कैट कह दिया और वो भौंका तो आप हो गए कंफ्यूज, है ना, क्योंकि डॉग और कैट सेम नहीं होते, यानी आपका ब्रेन किस में चला गया, इम्बैलेंस में, यानी डिसइक्विलिब्रियम में, यानी असंतुलन में। अब इस असंतुलन को ठीक करने के लिए आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, या तो नया स्कीमा अलग बनाएंगे डॉग का, या पुराना जो कैट का स्कीमा है उसको मॉडिफाई करके चेंज करेंगे। तो मॉडिफिकेशन जो है वो एकोमोडेशन में होता है, समायोजन में। ये पूरी ही प्रक्रिया जो है, ये 4 स्टेप की, 3 2 5 स्टेप की, ये आपकी क्या कहलाती है, अडेप्टेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की जो प्रक्रिया है, जिसमें आपने इक्विलिब्रियम भी यूज किया, डिसइक्विलिब्रियम भी यूज किया, इसको अडेप्टेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अडेप्टेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को यहां तक कंफ्यूजन है तो मैं वो यहीं के यहीं क्लियर करना पसंद करूंगी, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे।
हिंदी में लिख देती हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, अभी तो बताया था हिंदी में। इसको समायोजन कहते हैं। आत्मसात करना एसिमिलेशन है, आत्मसात करना। इक्विलिब्रेशन है संतुलन। ये एक नई सिचुएशन को हम न्यू सिचुएशन तो समझ जाओगे यार, नई क्या परिस्थिति कहेंगे आप। डिसइक्विलिब्रियम को हम असंतुलन कहेंगे, असंतुलन। एकोमोडेशन को आप क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। ब्रेन में समायोजित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कुछ, ठीक है ना, सिंपल बात है, क्या दिक्कत है। सिलेबस हो जाएगा वही 15 तारीख तक, 15 तारीख तक सिलेबस हो जाएगा। लायन और टाइगर के केस में भी सेम एग्जांपल यूज हो सकता है। बच्चे को लायन पता था, उसने एसिमुलेट किया हुआ था, लायन देखा, हाँ कहा भाई ये शेर है, लेकिन अगली बार टाइगर देखा और उसको लगा शेर ही तो है ये। एक नई सिचुएशन आई, किसी ने कहा नहीं ये शेर नहीं होता, तो अब आप इम्बैलेंस में चले गए, थोड़ी देर के लिए आप असंतुलन में चले गए, डिसइक्विलिब्रियम में चले गए। फिर आपने चेंज किया कि शेर में और लायन में, सॉरी लायन में और टाइगर में, शेर और चीते में ये डिफरेंस होता है। इसको आपने समायोजित किया, अपने पुराने स्कीमा को मॉडिफाई किया, एक नया स्कीमा बनाया, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन हो, देखिए एडजस्टमेंट हो, मॉडिफिकेशन हो, वो सब जाएगा किधर, यहां एकोमोडेशन में। मैंने शायद यहां लिखा भी होगा, मैं 2-3 वर्ड्स आपको दे देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। कई बार इसका एक्सेप्शन भी आ जाता है पेपर में, लेकिन वो आपको फिर पढ़ के समझना होगा। एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, आत्मसात करना। क्या समय हो गया है, 7 ही बजे, अभी तो टाइम है। आत्मसात करना। और एकोमोडेशन है समायोजित करना, एकोमोडेशन है समायोजित करना, समायोजित करना, समायोजन। इतनी बात क्लियर है हमको। अगर हम देखें यहां पर आत्मसात करने में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कुछ ऐड करना, फिट करना, एग्जिस्टिंग स्कीम में यानी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ आपने नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया, है ना। जैसे दाल चावल मिक्स करके खाना सीखा, तो आपको दाल चावल का स्कीमा पहले से था, आपने मिक्स करके खाना सीखा यानी एसिमुलेट किया। लेकिन जब आपने कुछ चेंज किया पुराने स्कीमा में, कुछ मॉडिफाई किया, पुराने से काम नहीं चल रहा था, नया लेकर के आए, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया होगा भाई, ये पेन जो है इसमें कोई इंक नहीं है, प्लास्टिक का बना हुआ है। पहले हमें पेन की डेफिनेशन ये पता थी कि जिसमें इंक होती है, फिर समय के साथ मॉडिफिकेशन हुआ, हमारे स्कीमा में एकोमोडेट किया हमने, नहीं भाई पेन वो भी होते हैं जिनमें जेल पेन होता है, उससे पहले तो वो डलते थे ना जो शाही भरती थी। फिर उसके बाद हम इधर आ गए जो नॉर्मल जेल पेन बॉल पेन है। फिर उसके बाद हमने देखा यार ये भी पेन है, लिखता ये भी है, लेकिन ये नॉर्मल इंक वाला पेन नहीं है, तो ये मॉडिफाई किया आपने अपने स्कीमा को, समय के साथ एकोमोडेट किया। मॉडिफिकेशन हो, एडजस्टमेंट हो, एडजस्टमेंट हो, है ना, या फिर हम कहें चेंज, तो खैर दोनों में ही आ जाएगा, लेकिन जनरली जो चेंज है वो यहां पे ले आते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको ये बेसिक ध्यान रख सकते हो जब कुछ ऐड हो रहा है। फिटिंग समथिंग न्यू इन योर एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जब आप जो आपका वर्तमान स्कीमा में उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं एसिमुलेशन, पुराने स्कीमा को परिवर्तित कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ नया परिवर्तन कर रहे हैं, नया स्कीमा बना रहे हैं या फिर नया स्कीमा बना रहे हैं, तो वो एकोमोडेशन में आ जाएगा। क्लियर है, जस्ट ऐड कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्कीमा में, तो एसिमुलेशन में आएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो मुझे बता दीजिए दिवाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी जो है बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है, अब हमें सिर्फ स्टेजेस पढ़नी है और वो हम पढ़ लेंगे तो आज के आज ही प्याजे हमारा समाप्त हो जाएगा। अब स्टेजेस पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ बड़ी तो है यार, बड़ी कैसे नहीं है, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें समय लगेगा। बट एक काम करते हैं, 2 स्टेजेस आज पढ़ लेते हैं, 2 कल पढ़ लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। लगाते हैं इसमें 2 दिन, देखते हैं अगर हो जाता है आज तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ज्यादा जल्दी हो उनके लिए वीओडी भी डलवा दिया है, वो वहां से भी देख सकते हैं, सिलेबस आपका खत्म ही है। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेंगे तो आपका काम बराबर ही बनेगा, 30 में से 30 ही आएंगे, लेकिन मैं लाइव भी खत्म करा दूंगी आपका 15 तारीख तक, है ना। पहले समय ज्यादा मिलता था, अब इन्होंने बिल्कुल ही कम कर दिया, 2.25 महीने का समय भी नहीं दिया इस बार। सेंसरी मोटर स्टेज फिर भी एक हफ्ते पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, बीच में छुट्टियां भी हो गई कुछ। इंद्रिय गामक, दिवाली भी थी, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक या फिर संवेदी परक अवस्था भी हिंदी में कई नाम है, इंग्लिश में याद रखिएगा। ये 4 स्टेजेस याद कैसे रखोगे, सिंपल तरीका है, एसपीसीएफ,
सिंपल तरीका है SPCF। क्या है भाई तरीका? SPCF यानी सम पीपल, अगर किसी को स्टोरी की तरह याद रखना है तो सम पीपल C फॉर कांट फोकस, यानी कुछ लोग ध्यान नहीं लगा पाते। ये तो शायद आपको किसी बुक में भी मिल जाएगा, बट ये SPCF हमने आपको प्रॉपर बताया है। SPCF यही इसका सीक्वेंस है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, ये पहली अवस्था है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, दूसरी अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, तीसरी अवस्था। 11 से 15 या 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल। अब SPCF में पहली अवस्था क्या है? सेंसरी मोटर। ये स्टेजेस भी याद होनी चाहिए, कई बार सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कह लेते हैं, और संवेदी परक या इंद्रिय गामक कह सकते हैं। संवेदी परक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था कह सकते हैं। दूसरा है P फॉर प्री ऑपरेशनल, है ना। प्री ऑपरेशनल बोले तो प्री ऑपरेशनल का मतलब है यहां पे पूर्व संक्रियात्मक। ये नाम पता होने चाहिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नाम पे आ जाता है। 2 से 7 वर्ष, ये आपको एक एक करके मिल भी जाएंगे। C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, है ना, मूर्त संक्रियात्मक। 3 अवस्थाओं में ऑपरेशनल वर्ड यूज हुआ है। ऑपरेशनल का मतलब होता है एक्टिविटी ब्रेन की, लॉजिक, ठीक है ना। ये 7 से 11। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से 15। इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं, यानी SPCF। ये आपका सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में एज वाइज भी आपको ध्यान रखनी है। तो पहली स्टेज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक या इंद्रिय परक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, यानी बर्थ टू 2 ईयर्स या 0 to 2 ईयर्स। क्यों लिख सकते हैं हम इसको 0 to 2 ईयर्स? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जब तक 365 दिन नहीं हो जाते तब तक 1 साल नहीं कहते हैं, ठीक है ना। यार कमेंट्स अटक गए हैं आपके। तब तक 1 साल नहीं कहते जब तक आपके 2 साल नहीं हो जाते, मतलब पूरा 1 साल नहीं हो जाता, तब तक हम 0 ईयर्स ही लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले आता है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं आपके अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे आपकी पलकों का झपकना अपने आप होता है, स्वतः है। आपका हार्ट बीट यानी आपके दिल का धड़कना, है ना, और भी बहुत सारी प्रक्रिया, डाइजेशन है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही होती हैं, इनको रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। सेंसेस आर टीचर्स इन दिस स्टेज। ये बात मैंने ही बहुत साल पहले इजाद की थी कि बच्चे के जो टीचर्स हैं वो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से इस उम्र में सीखता है। ज्ञानेंद्रियां क्या है? शिक्षक हैं बच्चे के। शिक्षक क्या करते हैं? सिखाते हैं या सीखते हैं, दोनों साथ में मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बच्चा ज्ञान का निर्माण अपने सेंसेस से करता है। सेंसेस क्या है? इसीलिए सेंसरी मोटर कहा गया है, यानी आपके सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच और फील, वो सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज। मोटर डेवलपमेंट पढ़ा था ना फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, यानी गत्यात्मक क्रियाएं, चलना फिरना, चीजों को टच करना, ये सब सेंसेस के अंदर ही तो है। और मोटर एक्टिविटी जिसमें वो कोई गति कर रहा हो तो अपने ज्ञानेंद्रियों से और अपनी गति करके शरीर की वो सीखता है। इसीलिए सेंसेस आर टीचर्स हम कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियां ही शिक्षक हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और गत्यात्मक कौशलों के माध्यम से बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है इस अवस्था में। इसलिए सेंसरी प्लस मोटर कहा गया है, सेंसरी मोटर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है इस स्टेज में, यानी बच्चा टच करके। ये कौन सी स्टेज है? एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जो लोग नोट्स बनाते हैं लिख लें, क्योंकि अलग से नहीं मिलेगा। अगर हम देखें तो ये भी पूछ लिया जाता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इन विच स्टेज बच्चा अपनी आंखों से, इन विच स्टेज चिल्ड्रन लाइक टू थिंक विद देयर, चिल्ड्रन थिंक, मैं ये खराब राइटिंग में इसलिए लिख रही हूं, बस ये लिखा जा रहा है, ये इसको देने की जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन थिंक विद देयर हैंड्स, यानी अपने हाथों से सोचते हैं, अपने हाथों से। हैंड्स, आईज, ईयर्स, मतलब अपने सेंसेस से सोचते हैं। यानी अपने सेंसेस सोचने का मतलब क्या है? किसी चीज को टच करेंगे, किसी चीज को हाथ में लेंगे, किसी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, किसी चीज को सुनेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो अपने सेंसेस से सोच रहे हैं, मतलब अपने दिमाग का निर्माण कर रहे हैं, अपने दिमाग को डेवलप कर रहे हैं। तो ये स्टेज यही है सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, जहां वो अपने हाथों से, आंखों से, कानों से सोचता है। ठीक है जी। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नाम की एक चीज होती है यहां पे, जिसको हम दिशा निर्देशित व्यवहार कहते हैं। दिशा निर्देशित व्यवहार क्या है? एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, कल कर लेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये कमेंट पता नहीं, मैंने बोला तो था यार, इनको मैं बोलना भूल गई हूं या तो फिर, क्योंकि ये क्लास जो है आपकी 1.5 घंटे की लगनी थी आज।
चलो ये तो सिर्फ स्टेजेस ही बचती हैं, कल कर लेंगे स्टेजेस। तो 2 दिन तो देखो लग जाते हैं, पिछली बार मेरे को याद है 4-5 दिन में प्याज खत्म हुआ था। 1 मिनट रुको यार। क्लास एक काम करते हैं, आगे की कहानी कल करेंगे, ठीक है ना। एक दिन में ज़्यादा भी नहीं होगा। जितनी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं प्लीज़ इस सेशन को दोबारा देखिएगा, और नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि कमेंट्स रुक जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि कुछ कुछ कमेंट्स दिखते रहते हैं तो पता लगता रहता है कि हाँ आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। किसी का कोई डाउट है तो वो दिख जाता है, कई बार इररेलेवेंट कमेंट्स भी दिख जाते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर कल मिलते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। स्टार्ट करेंगे, और मतलब स्टार्ट क्या करेंगे, खत्म करेंगे आज का सेशन, कल मिलेंगे। नोट्स वगैरह की टेंशन आपकी अब खत्म हो गई है, मैंने आपको बता दिया, सारे नोट्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं। जो पीडीएफ अब तक के सेशंस की जो पीएनजीज हैं वो भी मैंने अपलोड करा दी हैं, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। और ओएमआर वाली बात जो शुरुआत में बताई थी उसको भी ध्यान में रखिएगा, कई नंबर आपके बच जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और कल और चर्चा करेंगे। और पेपर को लेकर टेंशन मत लो, टेंशन फ्री रहो। जो यूट्यूब पे सेशन है वो भी अटेंड करो, यहाँ भी अटेंड करो, मस्त रहो, है ना। चलिए 9 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे, और अभी कल